इस काम को कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर मैं छोटी-छोटी बातचीत आपके बीच में करना चाहता हूँ। बहुत छोटी-छोटी बातें करना चाहता हूँ कि इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ाएँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पूरे भारत में आपके काम को देखने में आपकी मदद करता है। जब एक व्यक्ति है, वो कहता है कि पहली बात तो आपके पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं था और आपने कुछ शुरुआत की है तो आपने टीम बनाई है और लेकिन आप बिना पैसे, बिना मैनेजमेंट, बिना स्टाफ, बिना ऑफिस, बिना कर्मचारी, बिना फैक्ट्री, बिना दुकान और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप काम करो और काम आपका नेटवर्क बढ़ता जाए और वो नेटवर्क आपके लोकल शहर से बढ़ के किसी और जगह चला जाए, क्योंकि टीम बनती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो पूरे भारत में आपका नेटवर्क अगर कहीं भी बड़ा हो जाए, तो उसको आखिर कौन सँभालेगा, कौन देखेगा, कौन सिखाएगा, कौन बढ़ाएगा? आप अगर कोई भी दूसरा काम देखें, तो कोई भी व्यक्ति दूसरा किसी काम में, चाहे आप दुकान चलाते हो, कोई एजेंसी चलाते हो, कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पे काम करते हो, आप कुछ भी करोगे, तो आपका काम आप ही को करना पड़ता है, आपका काम दूसरा कोई करता नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद करता है ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और ये सिस्टम बनता है उन्हीं लोगों से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं और काम करते-करते एक बड़े मुकाम पे पहुँचते हैं, एक ओहदे पे आ जाते हैं और ओहदे पे आने वाले लोग जो वो यहाँ पे फिर कोई टीम, कोई ग्रुप, कोई वो नहीं रहता सिलसिला और सारे सीनियर साथी मिलके इस आरसीएम के पूरे मिशन को चलाने में आपको गाइड करते हैं। आपको लगातार सेमिनार्स कराते हैं, आपको आज की जो ज़ूम मीटिंग हो रही है वो कुछ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे उसी प्लेटफ़ॉर्म की वजह से हो रही है। तो लगातार सेमिनारें चलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, एलडीपी प्रोग्राम चलते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो यानी ये पूरा सिस्टम पूरे भारत में काम करता है। एक जैसी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ता है, इससे हम काम को बड़ा कर पाते हैं। नेटवर्क का बहुत बड़ा और पहला प्रिंसिपल क्या है? थिंक बिगर, बड़ा सोचिए। अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे तो फिर शायद आपको यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल सा लगेगा क्योंकि कहते हैं कि अगर आप 50 साल का काम 5 साल में करना चाहते हो, तो 50 साल की मुश्किलों को 5 साल में भी तो हैंडल करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको क्योंकि थोड़ी-सी मुश्किलें ज़्यादा आती है, लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो मुश्किलें फिर आपको पता भी नहीं चलेगी। तो थोड़ा बड़ा सोचिए। बड़ा सोचेगा तो फिर कई बार क्या होता है हम छोटी-छोटी चीज़ें वो नेगेटिव चीज़ें देखने लगते हैं। कभी हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको लगता है कि वो आपके अनुकूल नहीं है। आपको कोई ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता है। या कभी कोई सीनियर साथी या व्यक्ति या कोई और आपका मैनेजमेंट है, आपको लगता है कि वो आपको बहुत परफेक्टली सर्विस नहीं दे पा रहा है, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, तो फिर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो काम करते हैं, जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्योंकि यहाँ तो ये आप और हम सब मिलके तो काम को बड़ा कर रहे हैं, कोई और तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन सोच अगर बड़ी होगी तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ 2 पहलुओं पे जिसमें पहली बात है कंसिस्टेंसी और दूसरी बात है ग्रोथ। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी भी काम को लगातार करने की परंपरा में हमें बने रहना। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से मैं थोड़ी अपनी बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से शादी का एक रिश्ता होता है, जो कि हमेशा-हमेशा होता है, कुछ इसी तरह की बात यहाँ पे लागू होती है कि यहाँ पे भी जब कोई व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है, तो वो जन्मों-जन्मों का रिश्ता बना के आता है। वो यहाँ पे टेम्परेरी काम करने के लिए नहीं आता है। अगर आप टेम्परेरी काम कर रहे हो, टेम्परेरी काम करवा रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप गलती कर रहे हो। ये परमानेंट काम है। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, शादी होने की वक़्त आती है और लड़की और लड़के के माता-पिता और परिवार वाले सब मिलके एक-दूसरे को बात करते हैं, पसंद कराते हैं और सब कुछ ठीक लगता है। शादी की बात आगे बढ़ती है। लड़की ने शर्त रख दी है कि मैं शादी तो करूँगी लेकिन ससुराल में सिर्फ़ 1 महीने के लिए रहूँगी। अब कोई अगर ऐसी शर्त रख दे, तो कोई लड़का या लड़के के माता-पिता को शादी करेंगे? और क्या लड़की के माता-पिता भी इस तरह की शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब कतई तैयार नहीं बोले 1 महीने के लिए कोई शादी होती है? शादी होगी तो ये तो जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। और अगर मैं कहता हूँ कि बाद में लड़की को समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे थोड़ी होता है काम तो आपको शादी करनी है तो आपको तो हमेशा रहना पड़ेगा। लड़की फिर बात कहती है कि अगर आप इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकती हूँ लास्ट बस। इससे ज़्यादा मैं ससुराल में नहीं रहूँगी। क्या कोई शादी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। है ना? मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि सवाल पूछूँगा, आप लोग हाथ खड़ा करोगे तो अभी थोड़ा वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, मुझे पता है कि सर कोई भी ये हाँ नहीं करेगा ना, कि 6 महीने के लिए शादी होनी चाहिए।
जिस तरह से शादी का एक रिश्ता होता है, उसी तरह से आरसीएम में एसोसिएट बायर का वही एक रिश्ता है। मैं ये बात थोड़ा इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी कुछ लोग इसमें आते हैं, मिशन में शामिल होते हैं, अपना एक आईडी बनाते हैं, एसोसिएट बायर आईडी जनरेट होती है, खरीदारी करते हैं 1 महीने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी के साथ काम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मालिक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, खरीदारी करते हैं 1 महीने के लिए, अगले महीने गायब। आखिर ये क्या बात है? कहाँ गलती हो रही है? मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ कि जिसने 1 महीने खरीदारी की है। मैं तो उस व्यक्ति को ढूँढ रहा हूँ कि ऐसे आदमी को लाया कौन? भई आखिर हम ऐसा क्या बोल के लाए कि 1 महीने खरीदारी करोगे काम चल जाएगा? भई आप किसी के साथ एक जीवन भर की यात्रा निभाने के लिए काम कर रहे हो, इतने बड़े मिशन पे जिसके उद्देश्य आपके सामने है। ऐसे में 1 ही महीने के लिए कोई काम करना ये कितना गलत है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी हमें लेनी चाहिए कि हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करें, हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को यूँ भर-भर के ऐसे उठा लाएँ, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की। आप काम करें, बात करें, ठोक बजा के करें, अच्छे से समझा के करें। आप एसोसिएट बायर बनाने के पहले उनसे 4 बार कन्फर्म करें कि आपको यहाँ पे लगातार सिस्टम के साथ बने रहना पड़ेगा। उनको मीटिंगों की जानकारी दीजिए, सुबह के सेशन की जानकारी दीजिए, उनको फिजिकल सेमिनारों की जानकारी दीजिए और उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जानकारी दीजिए। उनको बताइए कि आपको सब शामिल होना होगा, काम करना होगा। और मैं कहता हूँ कि कोई आदमी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो उनको प्रोडक्ट्स दीजिए आप। पहले सैंपलिंग करिए, प्रोडक्ट्स यूज़ कराइए, जब वो संतुष्ट हो जाए, उसके बाद उनकी आईडी बनाइए, लेकिन परमानेंट काम करिए, टेम्परेरी काम मत करिए। दूसरी बात है ग्रोथ। देखिए, अगर कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात होती है, तो जब एक ट्रेडिशनल बिज़नेस शुरू किया जाता है, तो ये चिंता नहीं होती है कि ये बिज़नेस कितना बढ़ेगा। 5 लाख लगाया, आदमी क्या सोचता है कि मेरी दुकान कैसे चलेगी और मेरे को हर महीने कितनी इनकम आएगी, तो वो एक सेट हो जाता है माइंड। अब ये नहीं सोचता कि 1 साल बाद कितनी आएगी, 2 साल बाद कितनी आएगी, 5 साल बाद कितनी आएगी, 10 साल बाद कितनी आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो मोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोड है। और जैसा मैंने पहले ग्राफ में आपको बताया कि भई आप यहाँ पे जो इस सिस्टम में आपको ग्रोथ मोड पे ले जाता है। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, होनी ही चाहिए, इसका नेचर ही वही है। भई जैसे मान लीजिए आपके घर में एक नया शिशु जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो आपकी सबसे पहला टारगेट होता है कि भई अब ये बड़ा होगा, इसकी साइज़ बड़ी होगी, है ना? और ये ज़रूरी सा है, इसमें कोई इब्बट ही नहीं है। और अगर मान लिया जब एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद थोड़े टाइम बाद ऐसा आपको लगने लगता है, एहसास होता है कि सर इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, आपको चिंता होना शुरू हो जाती है। फिर जब नहीं बढ़ती है तो थोड़े टाइम अगर और ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो फिर आप क्या करते हैं? आप तो डॉक्टर के पास, नीम हकीम के पास और पता नहीं क्या-क्या इलाज करना शुरू करते हैं कि यार ये लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपको चिंता शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद उसकी साइज़ बढ़ना ज़रूरी होती है, ठीक इसी तरह से आप भी इस मिशन में शामिल होते हो नवजात शिशु की जैसे, तो आपका भी ग्रोथ होना ज़रूरी है। बच्चे बने रहेंगे काम नहीं चलेगा। ग्रोथ जैसे एक पेड़ बढ़ता है, पेड़ कब बढ़ता है जब हम उसकी देखभाल करते हैं। अब देखभाल करते हैं और बड़ा हो जाता है, और देखभाल करते हैं फिर और बड़ा हो जाता है, और देखभाल करते हैं बड़ा तो और हो जाता है। लेकिन बड़ा तभी होता है ना जब हम देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं इसका। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे बड़ा होगा? लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि इसमें हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि हम इसको बड़ा करने के लिए कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो इस मिशन के लिए ठीक नहीं है। है ना? हम जड़ से उखाड़ फेंक यानी हम कायदे, कानून, नियम, सिस्टम, तरीके उन सबको रख देते हैं ताक में और केवल दिखाने के लिए देखो मैंने कुछ काम बड़ा किया है। आप फर्जी बिज़नेस बिल्कुल गवाही नहीं देता सिस्टम आपको। देखो सिस्टम कभी आपको इस बात के लिए मोटिवेट नहीं करता कि आप गलत तरीके से बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो। सही तरीके से काम करिए। सही तरीका मतलब आप पूरी टीम का ख़्याल रखिए, सही जानकारी दीजिए, उनकी देखभाल करिए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए, उनको लगातार मीटिंग, सेमिनार सिस्टम में लाइए, लगातार उसे एजुकेशन पे लाइए जो आपको यहाँ पे इसकी कामयाबी के लिए मिलती है। तेजस के प्रोग्राम में लाइए जहाँ पे आप बिल्कुल हर एक-एक पहलू से आपको अवगत कराया जाता है, जहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ करके करेंगे तो कभी इस तरह की नौबत आएगी नहीं आपके साथ। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ में एक व्यक्ति एक ऐसी मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे उसके पास 2 रास्ते हैं, एक है ऊपर की तरफ जाने का, एक है नीचे की तरफ जाने का। और देखो ऊपर की तरफ किसी को जाना है, अगर ऊँचाई की तरफ जाना है तो एक आदमी को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पहाड़ पे गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी को अगर ऊपर आपको ले जाना है तो उस गाड़ी के अंदर इंजन भी होना चाहिए,
उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी होना चाहिए, उस गाड़ी का स्टीयरिंग भी ठीक काम करता हो, टायरों में हवा भी अच्छी हो, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, आप चलाने के पारंगत भी हो और पूरी तैयारी के साथ आप गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, तो गाड़ी आगे चलती है। लेकिन अगर नीचे उतार रहे हो, तो गाड़ी को नीचे उतारने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत है, न इंजन की जरूरत है, न स्टीयरिंग की जरूरत है, न टायर में हवा की जरूरत है। आप तो धक्का लगा के छोड़ दो, गाड़ी अपने आप नीचे चली जाएगी। तो नीचे उतारने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप कुछ करना नहीं पड़ रहा है वाली स्थिति में, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी नीचे की तरफ उतर जाएगी, वहां खड़ी नहीं रहेगी। इसका मोड ही कुछ ऐसा है, या तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे या आप नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ कब जाएंगे? जब प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। और टारगेट यानी आपको, आप जिस मुकाम पे हैं, आपको हमेशा अगला पायदान आपको नजर आना चाहिए। 100%। बड़ा सिंपल फंडा है। आप अगर ईगल के लेवल पे हैं, तो आपका अगला लक्ष्य रनर या विनर या स्टार होना चाहिए। आप रनर के लेवल पे, तो आपका विनर, स्टार या गोल्ड होना चाहिए। आप विनर के लेवल पे, तो स्टार गोल्ड या स्टार गोल्ड होना चाहिए। यानी आपका हमेशा लक्ष्य आगे के मुकाम पर होना चाहिए। वो आगे का मुकाम एक लेवल हो सकता है, 2 लेवल हो सकते हैं, और आप पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अगर अगला मुकाम नहीं आता, तो उसके बाद अगले महीने में होना चाहिए। मतलब ये प्रयास आपका होना चाहिए हमेशा। आगे का गोल आपके लिए सबसे बड़ा ड्रीम होना चाहिए आपका। जिस मुकाम पे आप हैं, उससे अगला लेवल आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी देने वाला वो गोल है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में बच्चा जो पढ़ता है, वो अगर 5th स्टैंडर्ड में पास होता है, तो 6th में चला जाता है, तो वो तो क्लियर है। तो पता होता है कि 6ठी क्लास को पास करना है, तो कितना टाइम मिलेगा? 1 साल मिलेगा। क्या करना है? 6ठी क्लास पास करनी है। तो एक वहां डिफॉल्ट सेट है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको हमेशा अगले पायदान पे जाना चाहिए। समय जरूर यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने में जाना जरूरी है, 2 महीने में जाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी जाए नहीं। आपने कहा कि ठीक है सर, मैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई निकाल तो रहा नहीं है, कोई पेनल्टी तो लग नहीं रही है, कोई सजा तो मिल नहीं रही है, कोई कोर्ट कचहरी में जाना तो पड़ नहीं रहा है, मैं तो अगर एक जगह आ गया हूँ, ईगल हूँ, तो जिंदगी भर ईगल ही बना रहूंगा। तो ये आपको पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे जाने के बारे में विचार नहीं करें। 100% आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगले मुकाम पे जाना ही जाना है। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ डायमंड क्लब के बारे में। डायमंड क्लब क्या है? देखिए, हो सकता है कि आप सब लोगों के मन में, दिमाग में, जो साथी जानते हैं, उनके मन में ये होगा कि डायमंड क्लब एक ऐसी टारगेट पॉलिसी है जिसके ऊपर मुझे टारगेट पूरा करने के लिए काम करना है। लेकिन मेरा सोचना, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं बात थोड़ा अलग तरह से करना चाहता हूँ। ये कोई टारगेट पॉलिसी नहीं है। डायमंड क्लब में यानी आपको करना होता है 5000 पीवी पर मंथ 10 तारीख के पहले। ये थोड़ा सा रूल बनाया हुआ, डिसिप्लिन रूल बनाया हुआ है। लेकिन ये रूल इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको ऐसा करना है। ये रूल तो इसलिए बनाया ताकि पता चल पाएगा आपने क्या किया है। अन्यथा डायमंड क्लब आपके काम करने का सही एक मापदंड है, एक पैरामीटर है, आपको जांचने का एक तरीका है। जैसे कहते हैं ना, आपके दूध में पानी कितना, तो एक मीटर आता है, आप वो मीटर डालो तो पता चलेगा दूध में पानी कितना है। उसी तरह से आपका बिजनेस का सही तरीका क्या है, तो मालूम पड़ जाएगा आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने लोग हैं, मालूम पड़ जाता है। अब डायमंड क्लब का सही मायने में क्या है? डायमंड क्लब में हम करते हैं 5000 पीवी। ये 5000 पीवी करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पास, मतलब इतनी गजब की चीजें हैं, जहाँ पे रोजमर्रा की आपके किचन के सारे तमाम आइटम है। आप बाथरूम में जाओ तो बाथरूम की सारी चीजें हैं, आप लिविंग एरिया में बैठो तो वहां के लिए सारी चीजें हैं, आप बेडरूम में चले जाओ तो वहां की सारी चीजें हैं, आप घर से बाहर जाओ तो सारी चीजें हैं, आपके घर में जो चीजें चाहिए, आप किसी घर में मेहमान बन के जाओ तो सारी चीजें, मेहमान घर में बुलाओ तो सारी चीजें, यानी वो तमाम चीजें आपके घर में जो एक जरूरत की चीजों काम आती है। कुछ बड़ी चीजों की बात करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज हमारे पास एक हेल्थ प्रोडक्ट सीरीज है, बहुत बड़ा एक हमारे पास प्रोडक्ट सेगमेंट है, जिसके साथ हमारी यात्रा लगभग पिछले 12 साल से काम कर रही है, 12-13 साल होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी यात्रा हमारे साथ काम करी, जहाँ पे लाखों लोगों ने इसको अपनाया और इस पर बहुत बड़ा तैयारी के साथ काम करते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक गांव ओरिजिनल है, ये भी बहुत कमाल, बहुत अद्भुत अद्भुत प्रोडक्ट है, जिसके रिजल्ट की एक तरह से पूरे भारत में बौछार आ रखी है। और मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कल भी पटना में था, तो मैंने जब वहां पे स्टेडियम में लोगों से पूछा, ऑडिटोरियम में लोगों से पूछा कि गामा की वजह से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तो आधा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। मतलब ये कुछ सिलसिला कुछ इस तरह का चलता है। और ये बात अगर आप चाहे आप पटना चले जाओ, रांची चले जाओ, टाटा नगर चले जाओ, भुवनेश्वर चले जाओ, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी, आप कहीं चले जाओ, लोगों को जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो लोग एकदम बहुत एक्साइटेड इन सब चीजों को लेके।
इसी सीरीज में हमारे पास कीसोल है, थोड़ी-सी बातचीत आज मैं आपके बीच में आगे कीसोल को लेके करूँगा। और गारमेंट्स की सीरीज है हमारे पास। महिलाओं के लिए भी गारमेंट्स है, तो पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, दादा-दादी के लिए भी है, माता-पिता के लिए भी है, भाई-बहनों के लिए भी है, सर्दी के लिए भी है, तो गर्मी के लिए भी है, फैशन वियर प्रोडक्ट्स भी है, तो गारमेंट सीरीज भी है। यानी आपके पास टेक्सटाइल की एक पूरी कंप्लीट सीरीज है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि गारमेंट्स पे काम करने वाली, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच बीच में कंपैरिजन करूंगा, तो आपको दूसरी कोई कंपनी नजर आएगी ही नहीं फिर। यानी हम इकलौते बादशाह हैं। वो कहते हैं हम, हमारे सर पे वो ताज है कि हम लोग इस प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है कंपनी का। इस वजह से टेक्सटाइल की एक महारत हासिल है और काम करना बाकी किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए कोई कंपनी काम नहीं करती है। इसकी सीरीज में और हमारे पास जैसे हरित संजीवनी है, सूटकेस बैगेजेस की रेंज है, और बहुत बड़ी कमाल से निकला है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि डायमंड क्लब की जो बात मैं कर रहा हूँ आपके बीच में, आपको करना है 5000 पे। अब इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको एसोसिएट बायर बनाते आपको मालिका नाम दे देती है, आपको पार्टनर बनाती है। पार्टनर का मतलब ये हुआ कि आप जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेंगे, आपको उतनी साइज में आपका इनकम, आपका कमीशन आपको बनता जाएगा। अगर आपकी नौकरी होती तो नौकरी में आपके पास एक निश्चित सैलरी होती और आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और आप असीमित मात्रा तक नहीं ले जा सकते, और बिना काम किए भी आपके घर में इनकम आती रहती, ये संभव नहीं था। ये यहाँ पे संभव है क्योंकि आप यहाँ पे एज ए पार्टनर बन के काम कर रहे हो, और आपके पास एक आजादी आ जाती है। पूरे भारत में आप कोई भी काम को किसी भी तरह से कहीं भी फैला सकते हो। हाँ, सिर्फ सिस्टम के तरीके से आप काम करके आप पूरे भारत में कहीं भी फैला सकते हो, तो आप मालिक बन जाते हो, मालिक बन के काम करते हो। जब आप मालिक ही बन गए किसी कंपनी के, हाँ, मालिक का मतलब है मालिक कौन से हुए? देखिए, कंपनी का काम है प्रोडक्ट्स बनाना, आपका काम है प्रोडक्ट्स बेचना। यानी ये 2 भाग हो गए यहाँ पे। एक काम है बनाना, एक काम है बेचना। कंपनी बनाने के मालिक है, आप बेचने के मालिक हैं। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, तो 5000 पीवी तो 100% प्रोडक्ट यूजर होने से वैसे ही हो जाता है, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास तो मेरे इनकम का साधन वैसा नहीं है और मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, तो अगर किसी का पीवी कमी होता है, तब भी एक दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास और है जो होना चाहिए, 100% होना चाहिए। वो है कि हमें हमारे जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बचपन के साथी, हमारे स्कूल के साथी, कॉलेज के साथी है, हमारे समकक्ष व्यापारी है, हमारे नौकरी काम साथ में नौकरी करने वाले लोग हैं, तो वो जो भी साथी, उनके बीच में हमारे को इन प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, हमें उनको जानकारी देनी चाहिए। बहुत बढ़िया चीजें हैं, जहाँ पे चाहे गामा ओरिजिनल की बात करा था मैं अभी आपके बीच में, चाहे आपके पास न्यूट्री चार्ज है, चाहे आपके पास 10 रुपए के नहाने का साबुन का सैंपल है, चाहे साबुन की दूसरी अलग बहुत कमाल की श्रृंखला है, आपके पास अथामा मिर्च है, आपके पास हल्दी है, आपके पास हींग है, आपके पास चाय पत्ती है, आपके पास कहवा है, काढ़ा है, आपका नमकीन है, बिस्किट, अचार, आप कुछ भी। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अगर कुछ लोगों से बात करोगे और प्रोडक्ट की सैंपलिंग करोगे, तो आप 2, 5, 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करोगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम करते हैं, तो 2-4 कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट सैंपलिंग कर पाओ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे महीने काम करो, तो आप आराम से डायमंड क्लब का जितना वॉल्यूम होता है उतना तो आप आराम से रिटेल करके, जो कि सेल करके रिटेल कर रहे हैं, रिटेल करके भी आप कर सकते हैं। वो क्योंकि आपके काम करने का पार्ट है, वो हिस्सा है। क्योंकि अगर आपने और अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, तो नेटवर्क बढ़ाने का पहला तरीका है कि आप पहले लोगों को प्रोडक्ट की सैंपलिंग करिए। सैंपलिंग करेंगे तो वॉल्यूम हो गया। अगर आप यूजर और शेयरर यानी कि सैंपलिंग करते हैं, तो दोनों चीजों को मिला के तो आपका डायमंड क्लब तो 100% हो जाता है। और अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाओगे। आपके घर में पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट आते क्या है, फिर आपकी फैमिली नेगेटिव हो जाएगी, फिर उनको मालूम नहीं कि थाना मिर्च क्या है। तो जब मालूम नहीं होगा तो आपके घर में पता चला मिर्च तो बाजार से आती रहेगी, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा, आप जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो भी चीजें आती है आपके घर में जाएगी, तब तो आपके परिवार को पता चलेगा, तब तो आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा आपके पास प्रोडक्ट क्या है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर भी बनिए, और आप साथ साथ में कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर भी करिए। कम से कम 10 कस्टमर्स आपके लगातार बने रहने चाहिए। ये करेंगे तो डायमंड क्लब आपका 100% सबका हो जाता है।
बात करना चाहता हूँ कीसोल की, छोटी-सी चर्चा मैं करूँगा यहाँ पे, और क्योंकि कीसोल ने एक नई क्रांति पैदा कर दी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा विज़न आज हमारे बीच में है कि लगभग 15 करोड़ महिलाएँ अभी ऐसी है भारत में। देखिए, महिलाओं की जो तादाद है, वो तो वैसे तो बहुत बड़ी है, जहाँ पे अगर 18 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं की मैं बात करता हूँ, 18 साल से लेके 55 साल की उम्र की मैं बात करता हूँ, तो भारत में लगभग साढ़े 35 करोड़ महिलाएँ हैं। लेकिन साढ़े 35 करोड़ में से जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, यानी कि जो कुछ काम कर सकती है, अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने तरीके से कुछ काम कर सकती है, जो कुछ करना भी चाहती है, क्योंकि उनको एहसास है इस बात का कि उनके परिवार की वो मदद करना चाहती है, वो अपने बच्चों का देखभाल करना चाहती है, उनको पता है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिल सकता है अगर उनके पास एक अर्निंग का साधन हो। उनके लिए कोई एक अलग से बचत का तरीका हो सकता है। उनके फैमिली में कुछ ऐसे सपने जो वो पूरे करने में वो सहयोग कर सकती है। और कभी-कभी मुसीबत आने पे महिलाओं का एक बचत करने का एक अलग तरीका होता है। वो सेविंग करके चलती है। हम कितना भी अर्न करें, कितना भी करें, कम या ज़्यादा, हमारी ज़्यादा इनकम है तभी महिलाएँ कहती है कि सेविंग होनी चाहिए। वो कहती है कि चाहे कितनी ज़्यादा हो, मुसीबत में कभी भी कोई चीज़ काम आए, तो सेविंग होनी चाहिए। अगर इनकम ठीक-ठाक है, तभी सेविंग होती है। इनकम बहुत कम है, तकलीफ में चला रहे हैं, तभी महिलाएँ थोड़ी-थोड़ी सेविंग करके अपनी पॉकेट को अलग करना चाहती हैं। तो ये महिला अलग करना चाहती है क्योंकि परिवार की चिंता करती है। 15 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ ऐसी हैं। यानी अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ कि दुनिया की 2 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक अमेरिका, एक यूरोप, एक रशिया। तो रशिया की जो आबादी है वो 14.25 करोड़ है, यानी रशिया से ज़्यादा बड़ी आबादी के तादाद में तो भारत की महिला है, जिनके लिए आज ये मॉडल, ये तरीका काम करने वाला है। आइए जानते हैं, थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। महिलाएँ क्यों काम नहीं कर पाती? क्यों 15 करोड़ महिलाएँ आज काम करने की ताकत रखती है, उनकी नॉलेज है, उनकी कैपेसिटी है, कैपेबल करना चाहती है, कर सकती है, कर नहीं रही है। मतलब करना भी चाहती है, करने की ताकत क्षमता भी है, फिर भी क्यों नहीं कर रही है? और ये बात अगर आप हज़ारों साल उठा के देखोगे तो ये हज़ारों सालों में ये इम्बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे कारण क्या है? क्यों नहीं कर पा रही है? तो 4 बड़ी समस्या है। पहली समस्या है, भारत में महिलाओं को बाहर जाके काम करना थोड़ा-सा मतलब इनकम्फर्टेबल है। देखो, अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा, वहाँ पे ये समस्या नहीं है, लेकिन भारत की महिलाओं के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। पुरुष जिस फ्रीक्वेंसी से बाहर जा सकता है, महिला उस फ्रीक्वेंसी से जा नहीं पाती। टाइम जो है महिलाओं के पास फुल टाइम नहीं होता है। फुल टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि महिलाएं और पुरुष में अगर देखेंगे तो पुरुष, यानी अगर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना भी बाहर चला जाए तो परिवार तब चलता है जब महिला घर में काम करती हो, क्योंकि महिलाओं को बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों की स्कूलिंग होती है, माता पिता का ख्याल रखना है, भाई बहनों का ख्याल रखना है और पुरुषों का ख्याल भी रखना है जिनको काम के लिए बाहर जाना है। उनकी सुबह उठते ही पहले शुरुआत होती है, तो शुरुआत में उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। तो घर के वो सारे तमाम जो जिम्मेदारी वाले, जो कहते हैं जिसका साइकिल, जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होता है, वो महिलाओं को करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो तो फुल ऑक्यूपाइड हो गई है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। और टाइम मिल पाता है तो अगर मैं कहता हूँ टाइम मिल भी पाए तो पार्ट टाइम, वो कौन सा फ्लेक्सिबल टाइम, पार्ट टाइम नहीं, फ्लेक्सिबल टाइम हो सकता है। सुबह 10 मिनट, आधा घंटा निकाले, हो सकता है दिन में कुछ थोड़ा टाइम निकाले, हो सकता है शाम को कुछ निकाले, हो सकता है किसी छुट्टी के दिन निकाले। तो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल टाइम पे दूसरी नौकरी तो मिलती नहीं है। आप नौकरी करने जाओ और बोलो सर मैं तो जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगी, तो नौकरी कहाँ मिलेगी? व्यापार करना चाहो, बोले सर जब दुकान मर्जी है तो खोल लेंगे, सुबह 5 बजे खोल लेंगे 10 मिनट के लिए, तो दुकान नहीं चलेगी। कोई भी काम अगर इस तरह के फ्लेक्सिबल टाइम में नहीं चलता है। तीसरी समस्या, पूंजी का अभाव, यानी पैसा नहीं, कैपिटल नहीं, पूंजी नहीं। क्योंकि पूंजी देखिए या तो है नहीं, और अगर है तो क्योंकि पुरुष जो है फुल टाइम काम कर रहा है तो वो पुरुषों के लिए इन्वेस्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई 15 मिनट काम करने के बजाय 15 घंटे जो काम करेगा तो पूंजी तो वहीं लग जाएगी ना, इसलिए पूंजी का भी अभाव है। और चौथी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ बात करना इतना सहज नहीं, मतलब आसान नहीं। तो ये 4 बड़ी समस्या है। इन 4 चीजों का जो समाधान है वो ऐसा करना, क्योंकि और किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है सिर्फ आरसीएम के लिए। आरसीएम के लिए क्यों संभव है? देखिए, पहला है कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जो जहां है, वो चाहे दिल्ली में है, चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में छपरा रहते हो, चाहे वो बिहार में मोतिहारी, चाहे मधुबनी, चाहे वो गुजरात में कहीं कहीं रहते हो, चाहे वो आसाम में, मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े शहर, छोटे शहर और छोटे शहर, चाहे कस्बे ढाणी कहीं भी हो, वो जहां वहां से भी अपने काम की शुरुआत कर सकती है, मतलब बहुत आसान। और अगर बाहर जाना पड़े तो उतना बाहर के जितना वो जा सके,
मतलब ऐसा नहीं कि भाई रोज, मतलब एक कोई महिला को मैं बोलूँ कि भाई आपको रोज दिल्ली से मथुरा जाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कभी-कभी एक आध बार जाना पड़े, साल में एक आध बार, तो शायद प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो यानी बहुत कम, और वो भी पूरी उनकी आज़ादी के साथ में। कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको यहाँ से फेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो पार्ट टाइम की बात आ रही थी, स्पेयर टाइम की बात आ रही थी, तो आरसीएम के इस काम पे करने के लिए वो एकदम फ्री है, वो जब चाहे काम कर ले। चाहे सुबह का बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, चाहे दिन का टाइम है, चाहे शाम का टाइम है, चाहे रात का टाइम है, चाहे छुट्टी का टाइम है, कोई भी टाइम हो, जब चाहे कर ले। कभी-कभी घर में मेहमान आ जाए और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता टाइम नहीं मिल पाए, तो कोई बात नहीं, पूरा महीना भी निकल जाए तो कोई चिंता नहीं। घर में बच्चों के स्कूलों के एग्जाम्स हैं, उस टाइम पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए, महिलाओं का काम ज्यादा बड़ा हो जाता है। तब भी यानी ये सब चीजों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए भी महिलाएं स्पेयर टाइम में काम कर सकती है। तीसरी बात है, पूंजी की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉकेट मनी से ही सारा काम हो जाता है। और मैं कहता हूँ पॉकेट मनी भी क्या, यहाँ पे महिलाएं जो अपने घर का सामान खरीदती है, उनकी अपनी खरीदारी को ही सिर्फ यहाँ पे बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और चौथा, महिलाओं को अब हर किसी से बात नहीं करना, महिलाओं को उन पारिवारिक महिलाओं से बात करनी है जो आरसीएम के साथ मिलके काम करी। महिलाओं के बीच में काम करती है, और वो भी ऐसे वर्ग में काम करती है जहाँ पे वो उनके लिए कंफर्टेबल है, उनके लिए अनुकूल है, बहुत आसान है। अब थोड़ी सी बात करेंगे महिलाओं की इस बिजनेस मॉडल में कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही है, और किशोर को ये काम कितना आगे बढ़ाया जा सकता है किशोर के इस तरीके से। अभी भारत में 60 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर काम कर रहे हैं। मतलब ब्यूटी पार्लर हो गए, इसमें हेयर कटिंग सैलून हो गए, मतलब ताई की दुकान हो गई, वो सब कुछ आ गया सर। ये नेटवर्क अभी पूरे भारत के 50,000 से ज्यादा गांव में फैला हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ आज के 5 साल पहले की, बल्कि 4 साल पहले की, तो आज के 4 साल पहले ये सिर्फ 18 लाख ब्यूटी पार्लर होते थे। आज 18 लाख 60 लाख में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब बहुत तेजी से ट्रेंड बढ़ रहा है इसका। और इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो वो ट्रेंड बढ़ रहा है मेकअप का। मेकअप इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज महिलाएं बहुत जागरूक हो गई है, और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं बाहर जाने का जमाना है, आजकल महिलाएं कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को ठीक दिखने के लिए बहुत ज्यादा सजग रहती है, बहुत अलर्ट रहती है। और कोई भी अगर छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी, फंक्शन, शादी, विवाह, कुछ भी होता है, तो पहली प्रायोरिटी पे महिलाओं को मेकअप का एक तालमेल बनाना पड़ता है। शादी फिक्स होती है तो ब्यूटी पार्लर को पहले फाइनल करना पड़ता है, तब जाके शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। 2025 खत्म होते होते, यानी अभी हम चल रहे हैं मई 2024 में, यानी कि 1.5 साल के लगभग भारत में लगभग ब्यूटी बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और पुरुष काम कर रहे होंगे। यानी जहां पे 1 करोड़ लोग अगर इस काम को कर रहे होंगे, और कीसोल ने अगर वहां पे अपनी जगह बनाई, कीसोल ने वहां पे अपनी सबसे ज्यादा सूटेबल जगह बनाई, मतलब ऐसे वर्ग को चुना जिस वर्ग को दूसरा अभी तक किसी ने टारगेट बनाया नहीं। यानी एक मध्यम वर्ग को भी काम पे हम उनको काम पे शामिल कर सकते हैं, सहज तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं, बहुत सहज, सिंपल, आसान तरीके से काम को किया जा सकता है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बाकी और तरीके तो किसी के लिए सूट ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब महिलाओं को आगे लाके और इस मिशन में इतने बड़े रोजगार को देने का तरीका इतना कमाल का, इतना अद्भुत है। और इनकम का जो ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रोथ मोड पे है, तो बहुत बड़े स्तर पे चला जाता है। एक ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर का ब्लेजर, जिसने पूरे भारत के आरसीएम के सभी सिपाहियों के बीच में आंखों में चमक पैदा कर दी है। और पुरुषों ने तो सोचना भी शुरू कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को इतना आगे हम ला रहे हैं कि हमारा पत्ता ही साफ नहीं हो जाए। और क्योंकि महिलाएं इस तरह से जो दिखाई दे रही है, ये दिन दूर नहीं, आने वाले शायद हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल में भारत के किसी भी शहर में, है ना, अगर सड़कों पे पिंक कलर का ब्लेजर कुछ इस तरह से नजर आने लगे, पता चला कि प्रोग्राम हुआ, एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ और महिलाएं निकल रही है सारा का सारा पिंक कलर के ब्लेजर में, और पता चला कि पुरुषों को तो एंट्री नहीं मिलती है, ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अब डे बाय डे प्रचलन बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत आगे आ रही है, दिन में 1 बजे की मीटिंग में महिलाएं बहुत शामिल रहती है। और इनफैक्ट दिन की बात नहीं करूं मैं, अभी सारे प्रोग्रामों को महिलाएं कमांड करी, कंट्रोल करी, इंडिपेंडेंट सेमिनार कर दी है। मैं याद करता हूँ उस बात को, जब 2002-3 में जब हम लोग पब्लिक सेमिनार करते थे, मैं अपनी पत्नी को लेके जाता था,
तो मेरी पत्नी कहती थी कि आप मुझे लेके तो जाते हो, लेकिन पूरे ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1 या 2 महिलाएं होती है, आप मुझे लेके जाते हो, बड़ा बड़ा अजीब सा हिसाब किताब है। भाई आप कम से कम यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, तो 1000 में से कम 100-200 महिलाएं तो होनी चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, बराबर आंकड़ा देख रहा हूँ कि 1000 लोगों का प्रोग्राम होता है तो 1000 में कम से कम 300, 350, 400 महिलाएं होती है। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, पता चलेगा एक दिन का 1000 में से 900 महिलाएं हैं, पुरुष 100 है, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा महिलाएं बैठी करेगी, पुरुषों को तो बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। चलिए बात को अब एकदम अंतिम मोड पे ला रहा हूँ मैं, लास्ट मोड पे ला रहा हूँ मैं। बात आती है नॉलेज की। नॉलेज का यानी कि खजाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी हम कोई काम बड़ा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी काम में बहुत पारंगत हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप बहुत बड़े वकील हो, आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, आपने बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन लिया हो, आप खेती करने में बहुत बड़ा आप नाम कमा रहे हो, आप बहुत बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपकी नॉलेज शून्य हो जाती है। आपकी वो नॉलेज काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपको इस मिशन को सीख के करने के लिए आपको 100% नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में राइट साइड में डॉक्टर है जो सफेद कपड़े में है, जो पढ़े लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 साल का तजुर्बा है, 500 रुपए इनकी फीस है। और इधर एक लेफ्ट साइड में एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक जमीन पे लेटे बच्चे को एक डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। इनके पास तजुर्बा 25 साल का, 25 रुपए फीस है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए, तो आप कौन से डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे? और क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, वरना मैं अभी आपसे हाथ खड़े करके पूछता कि मैं नंबर 1 ऑप्शंस में आप किसको चुनेंगे। तो यहाँ पे मैं जब भी सवाल पूछता हूँ तो लोग यही बात कहते हैं कि जो ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं हम तो इन्हीं को दिखाना पसंद करेंगे। इनके पास तजुर्बा कम है, फीस ज्यादा, फिर भी इनको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वजह है कि पढ़े लिखे हैं, नॉलेज इनके पास में। जिनके पास नॉलेज होती है उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। जब हम उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास आपकी टीम में लोग आए, आपकी टीम बढ़े, आपकी टीम के लोग आपके साथ काम करें, और आपके पास नॉलेज ही नहीं हो, तो फिर टीम आपके साथ काम कैसे करेगी? फिर लोग आपके पास आएंगे क्यों? बहुत जरूरी है। नॉलेज का खजाना आपको मिलता है तेजस की शिक्षा के बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़े मिशन में, जहाँ पे आपको एक तरह से कंप्लीट जीरो से हीरो बनाने की तमाम जानकारियां मिलती है। और कुछ इस तरह से मिलती है जहाँ पे मूल्य आधारित जानकारियों के साथ साथ आप बिल्कुल पल पल एक एक चीज को सीखते, सुनते नहीं, सीखते, कंप्लीट करते हैं। और अगर कोई गलती है, कोई चीज में कोई खामी है, तो एक आम आदमी जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा भी है, वो भी पूरी तरह से इसको पार करता है। ऐसा लगता है जैसे एक बच्चे को चलना सिखाया जाए तो गारंटी हो जाती है कि चल ही जाएगा। एग्जैक्टली ये भी कुछ ऐसा ही है। मतलब कोई ये नहीं कहता कि यार बच्चे को चलना सिखाया तो गिर गया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। डाउट नहीं होता किसी माँ को, किसी माँ को डाउट नहीं होता कि मेरा बेटा नहीं चलेगा। सबको एक भरोसा होता है कि मेरा बेटा चल ही जाएगा। ठीक उसी तरह से तेजस भी ऐसा ही प्रोग्राम है कि जो भी अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाए और लगातार इसमें बना रहे और इसका रजिस्ट्रेशन करा के प्रॉपर्ली कोर्स मॉड्यूल पे काम करे, तो 100% आरसन की सफलता की यहाँ पे गारंटी होती है।